हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। आई होप आप लोग अच्छे हैं होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ नीट, आईआईटी और बोर्ड का कंप्लीट केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कराया जाएगा, बस आप लोग साथ देते रहें और बने रहें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना सीखा था कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सा यूनिट बनाया गया। कुछ मास रिलेटेड यूनिट था तो कुछ वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट था, तो अलग अलग टाइप का यूनिट था। उसी में फर्स्ट यूनिट था मास बाय मास परसेंट, सेकेंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आज हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर यहाँ तक? तो किसी सॉल्यूशन के 100% वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के 100% वॉल्यूम में सॉल्यूट का मास परसेंट जितना प्रेजेंट रहेगा, सॉल्यूट का मास परसेंट जितना प्रेजेंट रहेगा 100% वॉल्यूम में सॉल्यूशन के, इसके हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो कौन सा यूनिट का यूज करते हैं हम लोग? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? जैसे कोई सॉल्यूशन है 1 लीटर का, तो 1 लीटर का सॉल्यूशन तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, वो हो गया 100%। उसमें सॉल्यूट का जितना मास परसेंट रहेगा उसकी हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का यूज। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज mass percent of solute that is present in 100% volume of solution। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का मास परसेंट में रिलेशन करना है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो द मास ऑफ सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास का यूनिट ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे केजी होता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज कर रहे हैं तो ग्राम, और वॉल्यूम का ml। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज करें, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसलिए ml लिखे, तो ग्राम पर ml। क्लियर? उसके बाद का यूनिट था पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं हम लोग वाटर का हार्डनेस। वाटर की, समुद्र का पानी लेंगे तो उसमें हार्डनेस कितना है ये पता करने के लिए। तो जब सॉल्यूशन में ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूशन में अगर ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है और हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है तो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के टोटल पार्ट्स बाय मास, यानी कि सॉल्यूशन का जितना पार्ट रहेगा बाय मास, उसको 1 मिलियन मानना है। जैसे 100% मानते थे, तो यहाँ क्या मानना है? 1 मिलियन। तो पूरा सॉल्यूशन का पार्ट्स बाय मास, सॉल्यूशन का पार्ट्स को लेना है किसके फॉर्म में? मास के फॉर्म में। और कितना मिलियन रहेगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट का पार्ट्स बाय मास जितना प्रेजेंट रहेगा, इसकी हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। क्लियर? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट is present in 1 million parts by mass of solution। तो इसको मिलियन में कन्वर्ट करना था तो फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किए? 10 का पावर 6 से। क्लियर है यहाँ तक? तो नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद यूनिट क्या था? तो इसके बाद यूनिट था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं, उसको चाई से डिनोट करते हैं। अब समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है
और उसके बाद फिर आएगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और आपको जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। चलिए मोल फ्रैक्शन, तो आराम से कॉपी पेन निकाल के आप लोग भी लिख लीजिए, हम भी लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको डिनोट करते हैं चाई से। चलिए अब बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहां पर ले लिए दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और इससे बन गया है सॉल्यूशन। क्लियर? इसी को कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। आ रहा है बात समझ में? ये यूनिट जो है दोनों के लिए, सॉल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। यानी इस यूनिट से आप सॉल्यूट का भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? तो सॉल्यूट को हम बताए थे आपको कि सॉल्यूट को बी से हम लोग डिनोट करेंगे, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, और सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे। आ रहा है बात समझ में? दोनों को कंपोनेंट्स बोल रहे हैं और सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो इसके मोल को हम लोग लिखते हैं NB, इसके मोल को लिखते हैं हम लोग, मोल का मतलब N, और डिनोट कर रहे हैं A और B से। तो सॉल्यूट का मोल NB, सॉल्वेंट का मोल Na, और सॉल्यूशन का मोल Na प्लस NB। क्लियर? या NB प्लस Na। आ रहा है बात समझ में? अब इसका डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। दो कंपोनेंट के अलावा तीन कंपोनेंट भी हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशन रहेगा तो। मल्टीपल सॉल्यूशन रहेगा तो दो कंपोनेंट के अलावा तीन कंपोनेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो अब इसका हम लोग डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। पूरे सॉल्यूशन के मोल में, यानी पूरा सॉल्यूशन के मोल में Na प्लस NB, पूरा सॉल्यूशन के मोल में कोई भी एक कंपोनेंट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा उसके हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो क्यों यूनिट का यूज करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन का। क्लियर? पूरा सॉल्यूशन का मोल क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस NB, कोई भी एक कंपोनेंट का मोल, तो या तो Na का या तो NB का। पूरे सॉल्यूशन के मोल में कोई भी एक कंपोनेंट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा, ये दोनों के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बन सकता है, मोल्स ऑफ या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट का निकालिए या सॉल्वेंट का, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन कॉपी पेन निकालिए, उसको लिख लीजिए। क्लियर? तो द रेशियो ऑफ number of moles of a component that is present in total moles of solution. The ratio of number of moles of a component that is present in total moles of solution. तो अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो इसको लिखेंगे XA। अगर बी का निकालना होता तो XB लिखते। इसी फॉर्मूला को हम लोग तो ब्रेक कर दे रहे हैं। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA इक्वल टू, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे Na बाय Na प्लस NB। क्यों? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो Na प्लस NB, इसको नीचे लिख दिए।
क्योंकि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। ए का निकालना था तो ए लिख लिए। अब इसको ले लिए इक्वेशन 1। बोलिए सर इससे पहले कोई इक्वेशन नहीं मान रहा था, अभी इक्वेशन मान रहे हैं आप। तो बात ऐसा है कि कुछ नया करना है इसमें, इसलिए हमने इक्वेशन को यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। कंफर्म? चलिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू तो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, इक्वेशन 2। क्लियर है? इसको इक्वेशन क्या रख दिए? 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड कर देना है, आरएचएस को आरएचएस से ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। क्लियर? एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो एलएचएस को एलएचएस से, तो एक्स ए प्लस एक्स बी या चाहे ए चाहे बी एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी ऊपर भी सेम हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी पूरा कैंसल 1 हो जाएगा, एक्स ए प्लस चाहे ए प्लस चाहे बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो इससे पता क्या चला? तो इससे पता चला कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम, किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं आराम से। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो अगर सर मल्टीपल सॉल्यूशन रहेगा तब क्या होगा, इसको बताइए कि अगर मल्टीपल सॉल्यूशन रहेगा तब क्या होगा। तो मान लीजिए मल्टीपल सॉल्यूशन रहे होते एक कंपोनेंट NC, तो यहाँ लिख देंगे Na प्लस NB प्लस NC, फिर Na प्लस NB प्लस NC, फिर एक इक्वेशन और बनेगा NC बाय Na प्लस NB प्लस NC, फिर तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे फिर भी यही आएगा, फिर भी यही आएगा। तो इसका मतलब चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो या मल्टीपल सॉल्यूशन हो, सभी का मोल फ्रैक्शन, सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग यहाँ डॉट डॉट लिख दे रहे हैं, ताकि और भी कंपोनेंट होगा तो इसको आप शो कर सकते हैं। आया बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात रहा कि इसका और भी कोई मीनिंग होगा, तो और क्या मीनिंग है? तो और मीनिंग है कि कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। कैसे कम आएगा? तो जो भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रहेगा 0.02, 0.01, उसको 1 से माइनस कीजिएगा तो 1 से कम ही आएगा। इसका ए का निकालिएगा तो 1 से कम आएगा, बी का निकालिएगा तो 1 से कम आएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल है। क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल है, इसलिए किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के से कम आएगा। ये बात गौर कीजिएगा। पूरे लेसन में मोल फ्रैक्शन जहां जहां यूज होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, सभी में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम आएगा। चलिए, तो ये भी कंसंट्रेशन का यूनिट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूनिट है मोलैरिटी, तो उसको लिख लेते हैं। मोलैरिटी के बाद एक बचेगा और मोलैलिटी, फिर नॉर्मैलिटी। तो लिख लेते हैं हम लोग मोलैरिटी। चलिए लिख के डैश दे दीजिए आप लोग भी, और आगे बढ़ते हैं।
डिनोटेड बाय कैपिटल M। चलिए मोलारिटी का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम में रिलेशन करना है। सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में रिलेशन दिखाना है और उसकी हेल्प से कंसंट्रेशन निकालना है। कंफर्म? सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? बी से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं अपने बेस पे हम, आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं। आप समझते हैं आगे? तो सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा या घुला हुआ रहेगा, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, यानी पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? 1 लीटर। सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना मोल डिसॉल्व रहेगा, इसके हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो कौन सा यूनिट का यूज करेंगे? मोलैरिटी। क्लियर है? कौन सा यूनिट का यूज करेंगे हम लोग? मोलैरिटी। आ रहा है बात समझ में? कंफर्म है यहाँ पे? आप बोलिए सर कि हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ही लीटर रहेगा, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हमेशा वैल्यू 1 का निकालते हैं। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो यहाँ भी आप जो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा उसको निकालिएगा तो लास्ट में आपका क्या आने वाला है? 1 लीटर ही आएगा। इसलिए यहाँ पे 1 लीटर लिया गया है। क्लियर? तो इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in per liter volume of solution, per liter volume of solution। तो मतलब भी समझ में आ गया कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा, इसके हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो कौन सा यूनिट का यूज करेंगे? मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मोलैरिटी को कैपिटल M, मोल्स को N, सॉल्यूट के बारे में लिख रहे हैं इसलिए NB। क्लियर? वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? V। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर मास। वेट बाय मोलर मास, मोलर मास का मतलब सब्सटेंस का 1 मोल, यानी कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 मोल पार्टिकल्स के मास को, कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स के मास को अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। 1 मोल पार्टिकल्स के मास को या 1 मोल सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इसी को बोलते हैं मोलर मास। अब यहाँ बी, तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, NB के प्लेस में क्या पुट कर देंगे? WB बाय MB। M इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू WB बाय MB। उसके बाद वॉल्यूम। आ रहा है बात समझ में? अब इसका देख लेते हैं SI यूनिट। आई टेम्परेचर डिपेंड्स यूनिट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। तो SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी तो क्या हो जाएगा? WB का ग्राम
ग्राम पर मोल वैसे भी लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम का लीटर, ग्राम से ग्राम कैंसल, मोल ऊपर ले जाइए, तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो डेफिनेशन भी हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा या डिसॉल्व रहेगा, इसकी हेल्प से कंसंट्रेशन निकालना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, मोलैरिटी। डेफिनेशन भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, एसआई यूनिट भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग को मोलैरिटी को देखना है डाइल्यूशन प्रोसेस के टर्म में, कि डाइल्यूशन प्रोसेस में मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। बोलिएगा तो उसको प्रूफ करके बता देंगे, तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए हैं 2 को बीकर, एक बीकर यहाँ ले लिए, एक बीकर यहाँ ले लिए, या डब्बा ले लिया अपने वर्ड में। क्लियर? यहाँ पे सॉल्यूट डाल दिए हैं, सॉल्यूट का कुछ मोल होगा, इस सॉल्यूशन का अपना वॉल्यूम है, इसको V1 ले ले रहे हैं, सॉल्यूशन का अपना मोलैरिटी है, इसको M1 ले ले रहे हैं, कुछ वॉल्यूम होगा कुछ मोलैरिटी होगा, इसको M1 ले ले रहे हैं, वॉल्यूम को V1 ले ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आ रहा है बात समझ में? अब इसके बाद सेम सॉल्यूशन है, सेम मटेरियल का सॉल्यूशन है, बस फर्क यही है इसमें एक्स्ट्रा वाटर मिला रहे हैं। यहाँ भी वाटर था, यहाँ भी वाटर था पहले से, सॉल्वेंट के फॉर्म में कौन था, वाटर था। क्लियर? सॉल्वेंट के फॉर्म में कौन था, वाटर था। तो आप बोलिए साहब 2 को बीकर काहे बना रहे हैं, तो मोलैरिटी को पता करना है इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेस। मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेस। तो डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है ये समझना है। तो डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब जब किसी सॉल्यूशन में, जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं, तो वाटर के मिलाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं कि सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस। जैसे जैसे वाटर मिलाते जाइएगा सॉल्यूशन पतला होते जाएगा, और जब सॉल्यूशन पतला होते जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। कंफर्म? तो डाइल्यूशन का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्स्ड with aqueous solution. With aqueous solution, this process is called dilution. आ रहा है बात समझ में? तो एक्स्ट्रा वाटर इसमें मिलाते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्यूट दोनों में सेम है, जो सॉल्यूट यहाँ वही सॉल्यूट यहाँ भी है, NB, सॉल्यूट दोनों में सेम है, बस दोनों में फर्क क्या चीज का है, इसमें जो वाटर था उसके अलावा और एक्स्ट्रा वाटर इसमें मिला रहे हैं, और एक्स्ट्रा वाटर मिलाने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको V2 ले ले रहे हैं, और इसका मोलैरिटी भी चेंज होगा तो इसको क्या ले ले रहे हैं, M2। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो बीकर है बिफोर डाइल्यूशन प्रोसेस से है, बिफोर डाइल्यूशन, और इस बीकर में क्या हो गया है, डाइल्यूशन, तो आफ्टर डाइल्यूशन। अब हम लोग को चेक करना है कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। आ रहा है बात समझ में? मोलैरिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो ध्यान दीजिए। उससे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, तो M1 इक्वल टू NB बाय V1, NB बाय V1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके NB बाहर निकाल दीजिए, NB इक्वल टू M1 इंटू V1, इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, NA इक्वल टू M2 इंटू V2। अब बोलिए सर NB आप अलग अलग काहे नहीं लिखे, क्योंकि जो मोल यहाँ था वही मोल यहाँ भी है, अलग अलग क्यों लिखेंगे, अलग अलग क्या है, केवल वॉल्यूम है अलग, एक्स्ट्रा वाटर मिलाने के कारण, मोलैरिटी है अलग, एक्स्ट्रा वाटर मिलाने के कारण, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल टू होता है
मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। आ रहा है बात समझ में? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से लेते हैं। तो एनबी क्या हो जाएगा, सॉरी एनबी क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसल, यानी एनबी बाय एनबी m1 इंटू v1 बाय m2 इंटू v2 कैंसल, तो 1 बाई 1, m1 v1 मल्टीप्लाई कर दिए तो m2 v2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इससे क्या प्रूफ हुआ कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होता है। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसे ही पता चला। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो जो भी न्यूमेरिकल है और एक टर्म और बच गया है, 2 टर्म और बच गया है, नॉर्मेलिटी और क्या बच गया है, मोलैरिटी। उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा, उसके बाद वाले लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए।